हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू CUET क्रैश कोर्स, जिसमें हम कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको 12th क्लास के हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाएंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन CUET के लिए बहुत बहुत अच्छी हो। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या करने वाले हैं बच्चों? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन MCQs, राइट। अब इस क्वेश्चन को देखो। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इनसाइड बाय टू टाइप्स ऑफ सेल A and B. Which of the following options is correct with respect to the types of cell and its function? तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है वो अपने अंदर की तरफ लाइंड होती है दो तरीके की सेल से। भाई अब याद करो थोड़ा सा। टेस्टिस होती है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250, राइट। और बच्चों, हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। तो उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बात हो रही है। वो अंदर की तरफ से दो तरीके की सेल से लाइंड होती है। तो यहां पर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि पहली बात तो वो सेल्स कौन सी है, ए और बी, और उनके फंक्शंस को भी हमें करेक्टली आइडेंटिफाई करना, राइट। देख लेते हैं। तो फर्स्ट दे रखा है मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन। तो क्या मेल जर्म सेल होती है? बिल्कुल होती है। तो ए की अगर हम बात करें, ए क्या हो सकता है? ए हो सकता है मेल जर्म सेल। ए क्या हो सकता है? मेल जर्म सेल। और पर्टिकुलरली एनसीईआरटी ने एग्जांपल क्या दिया हुआ है? स्पर्मेटोगोनिया का दिया हुआ है, तो उसको लिख लेते हैं, राइट। अब आगे दे रखा है अंडरगो मियोटिक डिवीजन। क्या ये बात सही होगी? ये बात बिल्कुल सही है। भाई स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होकर, बच्चों स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होकर बनेगी क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, एंड दैट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज अ डिप्लॉयड कंडीशन। और वो क्या करती है? वो मियोटिक में एंटर होती है, मियोसिस में एंटर होती है, तभी जाकर हमारे हैप्लॉइड स्पर्म्स बनते हैं। तो ये सही दे रखा है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। भाई अगर मैं बात करूं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की, तो एक तो इसमें मेल जर्म सेल्स यानी स्पर्मेटोगोनिया होंगी, और दूसरी होंगी हमारी प्यारी सर्टोली सेल्स। अब आप कहोगे सर प्यारी क्यों है इतनी? भैया प्यारी इसलिए है, जो गैमेट्स होते हैं मेल के, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इनको नर्स सेल्स भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इनको हम नर्स सेल्स भी बोलते हैं, सर्टोली सेल्स को। और साथ ही साथ बच्चा इनको हम सस्टेंटाक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। साथ ही साथ बच्चा इनको हम सस्टेंटाक्यूलर सेल्स भी बोलते हैं। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही दे रखा है, बट स्टिल हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक करेंगे ताकि हम गलती ना कर सके। सेकंड दे रखा है स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो माइटोसिस। तो बच्चों पहली बात, कभी भी आपको गैमेट्स बनाने हैं तो गैमेट्स के लिए क्या होता है कंडीशन? भाई गैमेट्स हैप्लॉइड होने चाहिए। गैमेट्स हैप्लॉइड क्यों होने चाहिए? क्योंकि सर अगर गैमेट्स हैप्लॉइड होंगे, जब दोनों गैमेट्स मिलेंगे डिप्लॉइड कंडीशन जाइगोट में रीस्टोर हो जाएगी, इसलिए हैप्लॉइड होने चाहिए। अब हैप्लॉइड के लिए कौन सी प्रोसेस चाहिए? हैप्लॉइड के लिए आपको मियोसिस प्रोसेस चाहिए, तो माइटोसिस नहीं होगा, इसलिए ये गलत दे रखा है। लेडिक सेल्स सिक्रीट एंड्रोजन्स। बच्चों लेडिक सेल्स एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, इस बारे में कोई भी गलती नहीं है। अब देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड क्या होता है बच्चों? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेसेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। क्या होती है बच्चों? इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल्स को हम लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेडिक सेल्स, जो कि एंड्रोजन्स को सिक्रीट करती है। यहां पर बात सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर की तरफ हुई है, ना कि बाहर की तरफ, तो इसको काउंट हम नहीं कर पाएंगे। और साथ में याद है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी होती हैं जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कहां पर? इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो ये भी दोस्त याद रखोगे आप। तो इस वजह से ये हम काउंट नहीं कर सकते। अब देखो मेल जर्म सेल्स लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन। अब भाई मेल जर्म सेल्स क्या है? एक्चुअल में कुछ क्लियर कट है नहीं। और अगर इसको हम काउंट भी कर ले तो इधर वाला तो गलत दे ही रखा है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल्स, ठीक है बात। तो भाई सर्टोली सेल्स सही है, लेकिन लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स बच्चों इनिबिन को सिक्रीट नहीं करते। इनिबिन को कौन सिक्रीट करता है? सर इनिबिन को सर्टोली सेल सिक्रीट करती है। क्यों करती है भैया? देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम सुना है बच्चों आपने?
गोनाडोट्रोपिन्स याद कर लो। गोनाडोट्रोपिन्स क्या होते हैं? जो कि गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। उसी में से एक हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी एफएसएच, जो कि स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को ताकि वो स्पर्मियोजेनेसिस करवा पाए, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोमोट कर पाए। अब जब एफएसएच का सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है तो उसको रोकने के लिए सर्टोली सेल्स इनहिबिन सिक्रेट करती है, तो ये भी सही नहीं है। द मैक्सिमम बेस्ट आंसर, या मैं बोलूंगा ऑप्टिमम आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, अब देखो इसको, Which one of the following statement is incorrect about menstrual cycle? तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन सर ये पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनार्क। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मेनार्क बोला जाता है। देखो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि oogenesis फीमेल के अंदर, oogenesis फीमेल के अंदर एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन प्राइमरी oocyte जो होता है, प्राइमरी oocyte जो होता है वो किसमें एंटर करता है बच्चों? मियोसिस 1 में। और वो मियोसिस 1 में, प्रोफेज 1 में डिप्लोटीन स्टेज में अरेस्ट हो जाता है। डिप्लोटीन स्टेज किसकी? प्रोफेज 1 की, उसी में वो अरेस्ट हो जाता है। अब फर्दर जो oogenesis होता है बच्चों वो प्यूबर्टी स्टेज में शुरू होता है, राइट? ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहला जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम मेनार्क बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, और वो प्यूबर्टी के बाद होता है, राइट? मतलब ये प्रोफेज 1 के बाद आगे क्या होगा? कंप्लीट करेगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, और सेकेंडरी oocyte जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड होता है उसकी फॉर्म में ओव्यूलेशन होगा उसका, राइट? लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में ऑल्सो ऑकर ड्यू टू सम एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। तो कई बार ये देखा गया है कि मेंस्ट्रुएशन लोगों में नहीं होता। देखो मेंस्ट्रुएशन नहीं होता तो कई लोग समझ लेते हैं प्रेगनेंसी है, वो ठीक है मान सकते हैं, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि मेंस्ट्रुएशन डिले हो जाता है। नॉर्मली हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, नॉर्मली हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 से 29 दिन का, लेकिन कई बार क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल बच्चों डिले हो जाता है। किस वजह से? स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से। स्ट्रेस और पुअर हेल्थ की वजह से हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। अब हार्मोनल सफिशिएंटली नहीं काम कर रहे अपना, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल उस तरीके से अफेक्ट हो जाता है, राइट? कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन which is essential for maintenance of endometrium। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। याद करो मेंस्ट्रुअल साइकिल को। अब यार अगर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को याद करोगे तो आपको याद आएगा मेंसेस सबसे पहले 1 से 5 दिन का, देन आता है बच्चों अपना क्या? फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज, ये लगा लो, ये 6 से 13 डे का 28 दिन का साइकिल में कंसीडर कर रहा हूं। यस 28 दिन का साइकिल बच्चों में कंसीडर कर रहा हूं। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा बच्चों 14th डे को, ठीक है? और लास्ट में आ जाएगा हमारा ल्यूटियल फेज जो कि 14 डे के लिए होता है। तो यहां से आप 28 दे सकते हो, इसको लगा सकते हो, ठीक है? यहां तक की बात क्लियर है। अब जो ल्यूटियल फेज है, ल्यूटियल फेज का क्या मतलब है इस बात को समझो। ओव्यूलेशन जब होता है ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ओव्यूलेशन जब होगा बच्चों ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ। अब अगर सेकेंडरी oocyte फर्टिलाइज होता है, मतलब बेसिकली वो ओवम में कन्वर्ट होगा और फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रेगनेंसी को रखवाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी कैसे होगी? जब इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड ईस्ट्रोजन करता है, लेकिन मेंटेन कौन करके रखता है? प्रोजेस्टेरोन। अब प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रख रहा है, मतलब प्रेगनेंसी को होल्ड करके रखा है। तो इसलिए बात लिखी हुई है कि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन, जिसको हम बच्चों क्या बोलते हैं? जिसको हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के लिए, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए वो एसेंशियल है कि नहीं? बिल्कुल सही बात दे रखी है। In absence of fertilization, corpus luteum degenerates in luteal phase and new follicles start developing immediately। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही नहीं है। देखो फर्टिलाइजेशन अगर एब्सेंट, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, ये बात बिल्कुल सही। इन ल्यूटियल फेज, भाई ल्यूटियल फेज के बाद क्यों आ रहा है? देखो क्या आ रहा है? मेंसेस आ रहा है। मेंसेस क्यों आ रहा है? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, राइट? एंड न्यू फॉलिकल्स स्टार्ट डेवलपिंग इमीडिएटली। अब बच्चा ध्यान से देखो यार,
ल्यूटियल फेज के बाद मेंसेस होगा। मेंसेस में एंडोमेट्रियम और उसकी ब्लड वेसल डिग्रेड होगी, जो कि ब्लीडिंग की फॉर्म में, मेंसेस की फॉर्म में बॉडी से बाहर आएगा पहले से 5वें दिन। देन फॉलिकुलर फेज शुरू होगा, जिसमें न्यू फॉलिकल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। इमीडिएटली ऐसा कुछ भी नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है, आंसर हो जाएगा 4। बस आपको अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से यूज करना है, क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, दिक्कत नहीं आनी दोस्त, ठीक है। टेंशन नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है। चलो फिर देखो इस क्वेश्चन को। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो। द मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स दैट कंटेन द ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ। बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। मेमोरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें, वो पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ग्लैंडुलर टिश्यू देखने को मिलेगा और वेरिएबल अमाउंट में फैट देखने को मिलेगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। मेमोरी ग्लैंड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू होता है और वेरिएबल अमाउंट में क्या होता है बच्चा? फैट होता है, राइट। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस एंड फ्लो ऑफ मिल्क आर। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है करेक्ट सीक्वेंस बताओ टिश्यू का, जो कि सिंथेसिस एंड फ्लो ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, राइट। तो यहां पर आपको कई सारी चीजें दे रखी है, तो मैं ना एक बारी पूरी सीक्वेंस लिख देता हूं ताकि हमें पूरा अच्छे से सीक्वेंस याद आ जाए। देखो क्या लिखा हुआ है, अगर हम ध्यान से देखें तो पहले कह रहा है कि ग्लैंडुलर टिश्यू और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट होता है। अब देखो दो चीजें, जितना ज्यादा फैट होगा उतना ज्यादा साइज होगा। मतलब कहने का मतलब ये, एडिपोज टिश्यू का जितना ज्यादा डिपोजिशन होगा मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, वो साइज को डिटरमाइन करता है। ये तो हो गया उसका मतलब, और आपको पता है फैट है तो शॉक एब्जॉर्बर हो गया। दूसरा है बच्चों ग्लैंडुलर टिश्यू। यार ग्लैंडुलर टिश्यू किस फॉर्म में प्रेजेंट है? मेमोरी लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, क्योंकि उसके अंदर कुछ सिक्रीशन हो रहा है। तो ग्लैंडुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी लोब्स, इन द फॉर्म ऑफ बच्चा मेमोरी लोब्स। हाउ मेनी मेमोरी लोब्स आर देयर? 15 to 20, ठीक है बात। अब मेमोरी लोब्स के बाद अगर मैं बात करूं, मेमोरी लोब्स के बाद अगर मैं बात करूं, तो मेमोरी लोब्स के अंदर होते हैं मेमोरी लोब्यूल्स, और उनके अंदर होती है मेमोरी एल्वियोलाई। उनके अंदर होती है मेमोरी एल्वियोलाई। आपने देखा होगा ना, एल्वियोलाई देखी है लंग्स वाली की नहीं देखी है? इस तरीके से, और ये सीक्रेट करती है मिल्क, ये करती है सीक्रेट मिल्क को। अब मेमोरी एल्वियोलाई से बच्चों इस तरीके से, मेमोरी एल्वियोलाई से इस तरीके से आगे मिल्क जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर में जा रहा है, दिस आर व्हाट? दिस आर मेमोरी एल्वियोलाई। अब मेमोरी एल्वियोलाई से जो मिल्क आगे जाता है वो जाता है मेमोरी टिब्यूल्स में। किस में जा रहा है? मेमोरी टिब्यूल्स में, ठीक है बच्चा। मेमोरी टिब्यूल से मिल्क आगे जाता है मेमोरी डक्ट में। मेमोरी डक्ट से बच्चों मिल्क आगे जाएगा किस में? मेमोरी एम्प्यूला में, जिसको लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, जिसको लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। एंड दिस इज द प्लेस जहां पर मिल्क को टेम्पोरेरीली स्टोर करा जाता है। दिस इज द प्लेस जहां पर मिल्क को टेम्पोरेरीली स्टोर करा जाता है। मेमोरी एम्प्यूला या लैक्टिफेरस साइनस से जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, और यहां से फाइनली बच्चों निप्पल के थ्रू बाहर रिलीज हो जाएगा। तो दिस इज द फ्लो चार्ट, या दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस जहां पर क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड से मिल्क जाता है। क्या हो रहा है? सबसे पहले ग्लैंडुलर टिश्यू है, जो कि मेमोरी लोब्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, 15 से 20 होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर मेमोरी लोब्यूल्स होते हैं। लोब्यूल्स के अंदर क्लस्टर ऑफ ग्रेप लाइक या ग्रेप क्लस्टर लाइक होती है मेमोरी एल्वियोलाई, जो कि मिल्क को सिक्रीट करती है। दिस इज द रीजन हम इसको ग्लैंडुलर टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि सिक्रीशन हो रहा है। उसके बाद बच्चों मेमोरी एल्वियोलाई से आप देख सकते हैं यहां पर मेमोरी टिब्यूल में जा रहा है, मेमोरी एल्वियोलाई से आगे मेमोरी टिब्यूल में जा रहा है, वहां से फिर मेमोरी डक्ट्स में जाता है, टिब्यूल्स से डक्ट, फिर मेमोरी एम्प्यूला जिसको लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं, जहां पर मिल्क को स्टोर करा जाता है, फिर जाएगा लैक्टिफेरस डक्ट में, एंड फाइनली निप्पल के थ्रू बाहर आ जाएगा, राइट। दिस इज द सीक्वेंस। अब इसको मैच कर लेते हैं। तो मेमोरी लोब्स है, ठीक है, मेमोरी लोब्स के बाद सीधा डक्ट दे दिया है, ओके। अब मेमोरी डक्ट के बाद अगर हम बात करें, यस, मेमोरी डक्ट के बाद देखें तो मेमोरी एम्प्यूला दे रखा है, ओके, ठीक है। फिर दोबारा से मेमोरी डक्ट दे रखा है, तो ऐसा तो नहीं है, एंड देन फिर लैक्टिफेरस डक्ट, तो ये सीक्वेंस प्रॉपर्ली नहीं है, तो ये तो गलत दे रखा है। मेमोरी लोब्स है, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, अच्छा ठीक है, फिर मेमोरी डक्ट में जा रहा है, ठीक है, फिर मेमोरी एम्प्यूला में जा रहा है, और फिर लैक्टिफेरस डक्ट में जा रहा है। सही लग रहा है गलत? सही लग रहा है काफी हद तक, देख लो ध्यान से। मेमोरी लोब्स, मेमोरी लोब्स के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई, फिर टिब्यूल के बाद नहीं दे रखा है तो सीधा डक्ट दे रखा है, डक्ट, देन मेमोरी एम्प्यूला, देन अगेन लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये सही दे रखा है कि नहीं? बिल्कुल सही दे रखा है। आगे चेक कर लेते हैं। मेमोरी लोब्स, मेमोरी एल्वियोलाई है,
उसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट आ गया है सीधा, और फिर मेमोरी एम्प्यूला है, तो ये उल्टा दे रखा है, फिर मेमोरी डक्ट, तो ये तो गलत दे रखा है। मेमोरी एल्वेलाई, फिर मेमोरी लोब्स, बच्चों उल्टा ही दे रखा है, फिर लैक्टिफेरस डक्ट और मेमोरी डक्ट, ये भी गलत दे रखा है। तो जो प्रॉपर्ली सीक्वेंस दिख रहा है वो ऑप्शन 2 में दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट। चलो देखो इस क्वेश्चन को, what induces the completion of the meiotic division of the secondary oocyte? कौन इंड्यूस करता है मियोटिक डिवीजन को, के कंप्लीशन को सेकेंडरी oocyte के? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है सेकेंडरी oocyte का जो मियोटिक डिवीजन होता है, कौन सा मियोटिक डिवीजन होता है? सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, उसके कंप्लीशन को कौन इंड्यूस करता है? कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पर्म विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। अब यार बच्चों एक बात बताओ मेरे को जरा, ओवम होता है, जैसे ओवम तो बोलना गलत हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। अब सेकेंडरी oocyte जो है हमारा, उसके बाद पेरिविटेलाइन स्पेस आ जाता है, उसके बाद पेरिविटेलाइन स्पेस आ जाता है, और देन आती है बच्चों जोना पेलुसिडा, हाँ है ना। देन बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर जोना पेलुसिडा देखने को मिलती है। कोरोना रेडिएटा को मैं यहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको जोना पेलुसिडा बता रहा हूं डायरेक्टली। हाँ जी, सेकेंडरी oocyte है, पेरिविटेलाइन स्पेस है, देन जोना पेलुसिडा है इसके बाहर की तरफ। तो यार जोना पेलुसिडा से अगर बाइंड कर रहा है स्पर्म, तो अभी तो वो पेनिट्रेट करना शुरू कर रहा है ना, एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। जोना पहले जोना लाइसिन जिसको एक्रोसिन बोलते हैं वो तोड़ेगा, कोरोना रेडिएटा का जो एंजाइम होता है कौन, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम वो है, देन व्हाट, फिर आएगा अंदर की तरफ। और एक चीज भूल गए आप, कौन सा? हाइएलुरोनिडेज, सबसे पहले वाला, जो कि क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा की सेल्स को हटाएगा। तो पर्टिकुलरली कोरोना रेडिएटा की सेल्स तो बाहर की तरफ, राइट, वो हम एज्यूम कर रहे हैं। तो यार मेरा ये कहने का मतलब है जोना पेलुसिडा पे बाइंड कर रहा है, तो अभी तो वो पेनिट्रेशन कर रहा है ना, जो स्पर्म एग की मेम्ब्रेन पर बाइंड कर जाता है तब शुरू होता है ना सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीशन। तो इसको तो काउंट नहीं कर सकते, फर्स्ट गलत दे रखा है। द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो यहां पर क्या है, स्पर्म ने एंट्री करी है ओवम के साइटोप्लाज्म में, स्पर्म ने एंट्री करी है ओवम के साइटोप्लाज्म में, ओवम एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलरली सेकेंडरी oocyte है, थ्रू जोना पेलुसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? ये इसकी क्या है? ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाइंड करेगा स्पर्म, तो एमपीएफ मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिग्रेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिग्रेड हो जाएगा और एपीसी एक्टिवेट हो जाएगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। बात क्लियर है दोस्तों? भाई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हमारा स्पर्म बाइंड करेगा तो मेटाफेज प्रोमोटिंग फैक्टर डिग्रेड हो जाएगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा, और यहां पर सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte विल कंप्लीट, सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज, ऊटिड बनेगा एंड ऊटिड सडनली कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, राइट, मैच्योर हो। क्लियर बात? तो ये है करेक्ट। द एंट्री ऑफ द स्पर्म इन द एम्पुलरिस्मिक जंक्शन। अब बच्चों एम्पुलरिस्मिक जंक्शन को देख लो यार, एम्पुलरिस्मिक जंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन साइट। तो फर्टिलाइजेशन साइट का मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है, अभी तो फर्टिलाइजेशन के लिए वो पहुंचा है। जब एंट्री हो रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे स्पर्म बाइंड कर रहा है और पेनिट्रेट कर रहा है फर्दर अंदर साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम में, तब हो रहा है इस जगह पर क्या, सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट। तो यहां तो भी पहुंचे, तो ये तो नहीं। कॉपुलेशन का मतलब क्या है? सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या होगा? इंसेमिनेशन होगा, स्पर्म्स पहुंचेंगे फर्टिलाइजेशन साइट में, पेनिट्रेशन शुरू होगा, पेनिट्रेशन के बाद जब एग मेम्ब्रेन पहुंचेगा तब जाकर काम होगा। ये तो बहुत स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2। इसको देखो, which one of the following is the incorrect match of the events occurring during menstrual cycle? तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल के रिस्पेक्ट में जो कि इनकरेक्ट मैच कर रखा है? मेंस्ट्रुएशन, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड ओवम नॉट फर्टिलाइज। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है बच्चों। अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ,
तो कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं होगा। कॉर्पस लूटियम मेंटेन नहीं है मतलब प्रोजेस्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। प्रोजेस्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला नहीं है। तो एंडोमेट्रियम क्या होगी, ब्रेक डाउन होगी, और उसकी ब्लड वेसल ब्रेक डाउन होगी, ब्लीडिंग की फॉर्म में मेंसेस होंगे यानी मेंस्ट्रुएशन होगा। सही दे रखा है। ओव्यूलेशन एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। ओव्यूलेशन से एक टर्म जुड़ा हुआ है एलएच सर्ज। ओव्यूलेशन से बच्चों एक टर्म जुड़ा हुआ है, क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज। सिंपल सी बात है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाई। जब फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होती है तो ईस्ट्रोजन रिलीज होता है डेवलपिंग फॉलिकल से। थैका इंटरनल लेयर आपको याद होगा। अब थैका इंटरनल लेयर जो है वो रिलीज कर रहा है किसको, ईस्ट्रोजन को। ईस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है किसको, एलएच को। और एलएच भैया ओवुलेशन करवाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करवाया जाएगा, सेकेंड oocyte रिलीज होगा। तो सही दे रखा है। प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। सही बात है गलत बात है? सही दे रखा है। कैसे सही दे रखा है बच्चा? प्रोलिफरेटिव फेज को फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज को बच्चा फॉलिक्यूलर फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रोलिफरेशन, यार एक बात सोचो ना, मेंसेस के टाइम पर एंडोमेट्रियम टूट चुकी है। पर्टिकुलरली बोलूं स्ट्रैटम बेसिलिस लेयर तो रहती है एंडोमेट्रियम की, स्ट्रैटम फंक्शनैलिस लेयर क्या हो जाती है, फॉल ऑफ हो जाती है। बात ठीक है। अब अगर हमें फर्दर कोई फर्टिलाइजेशन करवाना है या प्रेगनेंसी करवानी है, एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करना पड़ेगा। सबसे पहले फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है और मैच्योरेशन करवाता है, बनाता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है बात। अब ये ग्राफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन रिलीज होता है, कहते हैं ना डेवलपिंग फॉलिकल सीक्रेट्स ईस्ट्रोजन। थैका इंटरनल लेयर करती है एक्चुअल में, उसी का पार्ट है। तो वो क्या करेगा, वो एंडोमेट्रियम को रीबिल्ड करना शुरू करेगा। तो फॉलिकुलर फेज क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल का मैच्योरेशन हो रहा है, फॉलिकल की डेवलपमेंट है। प्रोलिफरेटिव फेज क्यों, क्योंकि एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है या फॉलिकल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये भी सही दे रखा है। डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस लूटियम फॉलिकुलर फेज एंड इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। बच्चों ये गलत है। कॉर्पस लूटियम का डेवलपमेंट हो रहा है, ओवुलेशन के बाद ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो गया, ग्राफिन फॉलिकल का जो रप्चर के बाद रेमिनेंट रह गया, भाई सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया, जो रेमिनेंट रह गया वो क्या बनेगा, वो बनेगा कॉर्पस लूटियम। अब कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करता है बिल्कुल, ताकि प्रेगनेंसी को प्रमोट कर सके, लेकिन इसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। इसको हम बच्चों ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल क्योंकि कॉर्पस लूटियम बना है, सिक्रेटरी क्योंकि वो सिक्रेशन करता है प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन का। फॉलिकुलर फेज इससे पहले वाले को बोलते हैं, गलत दे रखा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसको देखो, इनिबिशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सीजेस and the bleeding and cramps of menstruation begin due to यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन सीजेस, इनिबिशन हो रहा है इसका, और ब्लीडिंग हो रही है और क्रैम्प देखने को मिल रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर, किसकी वजह से? तो बच्चों देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझना, ब्लीडिंग हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिबिट कर दिया गया, सीज हो गया, किसकी वजह से होगा? इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। अभी बात हो, प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं हम? प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो एंडोमेट्रियम मेंटेन रहेगी। अगर प्रेगनेंसी होगी तो एंडोमेट्रियम क्या रहेगी बच्चों? मेंटेन रहेगी। तो यार अगर एंडोमेट्रियम मेंटेन है तो ब्लीडिंग या फिर क्रैम्प देखने को मिलेगा? नहीं देखने को मिला, गलत है, लेवल तो बढ़ेगा ही नहीं। डिक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है भाई। प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटा मतलब प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मतलब एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला नहीं है। तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला नहीं है तो एंडोमेट्रियम क्या होगी भाई? डिग्रेड होगी, ब्लीडिंग होगी और उसकी वजह से क्रैम्प्स आएंगे, पीरियड क्रैम्प्स भी बोलते हैं जिनको। इंक्रीज इन लेवल ऑफ एलएच, बच्चों एलएच बढ़ेगा तो एलएच सर्ज होगा, एलएच बढ़ेगा तो एलएच सर्ज होगा, जो कि क्या करता है? वो ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है, वो यहां पर नहीं हो रहा है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ एफएसएच, भाई एफएसएच का लेवल कब गिरता है बच्चों? एफएसएच का लेवल अगर हम देखें ल्यूटियल फेस में गिर जाता है। ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसको इनहिबिट करते हैं, गोनाडोट्रोपिन्स को। वो कब होगा? जब प्रेगनेंसी होगी। यहां तो ब्लीडिंग हो रही है दोस्त, कैसे काउंट कर लोगे आप? राइट, क्लियर है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों इनकरेक्ट स्टेटमेंट को मार्क करो। चेक कर लेते हैं। पॉलीस्पर्मी इज प्रिवेंटेड बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करा जाता है डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन एंड इज कॉल्ड एज फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। कैसे? याद करो बच्चों, ओवम है,
फॉर एग्जाम्पल दिस इज ओवम। अब बच्चों अगर इसको एक स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, इसको एक स्पर्म पेनिट्रेट कर रहा है, तो क्या होता है? यस क्या होगा यहां पर? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। क्या होगा बच्चा? सोडियम आयन का इन्फ्लक्स होगा। अब सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बाहर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। बच्चों अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव, कौन सी कंडीशन होती है? नॉर्मली अगर बात करें अंदर नेगेटिव होता है बाहर पॉजिटिव होता है। अंदर नेगेटिव क्यों? क्योंकि अंदर होते हैं नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स और पोटेशियम आयन बाहर चले गए होते हैं, बिकॉज लीकी चैनल्स उनके ज्यादा होते हैं। तो यहां पर डीपोलराइजेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज डीपोलराइजेशन, क्योंकि मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो गई है। अब जो डीपोलराइजेशन होता है एक की मेम्ब्रेन पे, उसको हम बोलते हैं फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। तो यहां पर इसने पॉलीस्पर्मी को क्या करा है? फास्टली, बहुत तेज तरीके से रोक दिया है। बट इट इज अ टेम्पोरेरी प्रोसेस। बच्चों ये टेम्पोरेरी प्रोसेस होती है, 1 मिनट तक जनरली सस्टेन करती है। उसके बाद आपको पता है क्या होगा? कॉर्टिकल ग्रैन्युल्स बाहर जाएंगे जो कि जोना पैलिसोडा को हार्ड कर देंगे। तो कॉर्टिकल रिएक्शन हो रहा है और साथ साथ जोना रिएक्शन हो रहा है। इसको बोलते हैं व्हाट? स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। बट ये होती है परमानेंट प्रोसेस जिससे पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो पहला सही तरीका है। एंट्रियोस्पर्म इनटू ओवम रीस्टार्ट द सेल साइकिल बाय ब्रेकिंग डाउन एमपीएफ एंड टर्निंग ऑन एपीसी। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले कि जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम के अंदर, तो वो सेल साइकिल को रीस्टार्ट कर देता है। मतलब अभी तक हमारा सेकेंडरी ऊसाइट, अभी तक बच्चों हमारा सेकेंडरी ऊसाइट मेटाफेज 2 में अरेस्टेड था। कहां पर अरेस्टेड था? मेटाफेज 2 में बच्चा अरेस्टेड में था। तो अब एमपीएफ को इसने डिग्रेड कर दिया, मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर को डिग्रेड कर दिया और एपीसी को एक्टिवेट कर दिया। एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इसने एक्टिवेट कर दिया। तो भैया एक्टिवेट कर दिया एनाफेज के बाद टीलोफेज खत्म हो गया ना, मेयोटिक डिवीजन। इस तरीके से सही दे रखा है। इसके बाद क्या होगा बच्चों? ओवम मिल जाएगा और सेकंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा। इफ इम्प्लांटेशन अकर्स एनीवेयर एल्स अदर देन यूट्रस इट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी। सही बात है गलत बात है? गलत। क्यों बच्चों? अगर इम्प्लांटेशन यूट्रस के अलावा कहीं पर भी होता है, यूट्रस वो जगह है जहां पर एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट या गेस्टेशन होता है, तो एक्चुअल जगह तो वही है। बट अगर यूट्रस के अलावा कहीं और इम्प्लांटेशन होगा तो उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, बात क्लियर है? ट्यूबल प्रेगनेंसी क्यों नहीं बोलते? क्योंकि ट्यूबल प्रेगनेंसी का मतलब है खाली ओविडक्ट में होना। अगर ओविडक्ट में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रही है इंप्लांटेशन, तो उसको ट्यूबल प्रेगनेंसी बोलते हैं। बट यूट्रस के अलावा कहीं पर भी हो रहा है उसके लिए एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज द करेक्ट वर्ड। दैट इज व्हाई दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन फीमेल प्राइमेट आफ्टर मेनोपॉज। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। भाई फीमेल प्राइमेट कौन बच्चों? एप्स, monkeys and humans, and they all show what? They all show menstrual cycle। बच्चों ये सब के सब क्या दिखाते हैं? ये सब के सब बच्चा menstrual cycle को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर एक फीमेल में मेनोपॉज हो गया है, मतलब अब ओवम बाहर नहीं आ रहा है, ओवुलेशन नहीं आ रहा है, तो जब यार ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो रिप्रोड्यूस कैसे करेगा? सिंपल सी बात है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। कौन सी गलत दे रखी थी? थर्ड, राइट? Which of the following is not a correct statement about umbilical cord? बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए? राइट कर लेते हैं यार। इट कनेक्ट द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। भाई याद करो ना, अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाऊं तो प्लेसेंटा हमारी कुछ इस तरीके से होती है, देन प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को लिंक करा जा रहा है। This is embryo. For example, this is the placenta. इन दोनों को लिंक कौन कर रहा है बीच में? umbilical cord, right? So it connects the placenta to the embryo। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। भाई umbilical cord वो स्ट्रक्चर होता है जो कि एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से लिंक करता है। umbilical cord की बात करें तो बच्चा इसमें 2 umbilical आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होंगी, एक अम्बिलिकल वेन होगी। अम्बिलिकल आर्टरीज वो होती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। मतलब क्या है बच्चों? ये फीटस से या एम्ब्रियो से
लेकर जाएगी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को टूवर्ड्स दी प्लेसेंटा। और अम्बिलिकल वेल ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब ये प्लेसेंटा से एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेंगे। उसके अलावा एलेंटॉइस होता है, एलेंटॉइस की कवरिंग होती है इन दोनों के ऊपर, आर्टरीज और वेन के ऊपर, और उसके ऊपर फर्दर कवरिंग होती है, उसके ऊपर फर्दर एक कवरिंग होती है वॉटन जेली की फॉर्म में। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं भाई? अगर हम बात करें अम्बिलिकल आर्टरी और वेन है, उसके ऊपर कवरिंग होती है एमनियन की, एंड देन ऊपर एलेंटॉइड की कवरिंग होती है वॉटन जेली की फॉर्म में, जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड शाइनी दिखता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? तो इट कनेक्ट द प्लेसेंटा टू द एम्ब्रियो। ठीक है बात। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, अभी बताया मैंने आपको। अम्बिलिकल आर्टरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, लेकर जाएंगी, और वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाएगी। समझ में आ रहा है? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को इधर लेकर आ रही है, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड्स एम्ब्रियो लेकर जा रही है। तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन्स लाइक एचपीएल, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। बच्चों ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है देख लेते हैं। यार एचपीएल क्या होता है? एचपीएल होता है बच्चों ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। एचपीएल क्या होता है? एचपीएल होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। अब एज द नेम सजेस्ट, प्लेसेंटल मतलब इसको कौन सिक्रेट कर रहा है बच्चों? इसको प्लेसेंटा सिक्रेट कर, दिस इज सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा नॉट अम्बिलिकल कॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत दे रखी है। इट हैज 100% फीटल ब्लड। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। अभी तो बताया अम्बिलिकल आर्टरीज और अम्बिलिकल वेन है, उसमें किसका ब्लड बहल रहा है या किसका ब्लड फ्लो कर रहा है? फीटस का। इसके आगे अगर आपको याद हो, इसके आगे ये जो प्लेसेंटा वाला पार्ट है किसका? फीटस का। इसके आगे मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है, इसके आगे बच्चों इस जगह पर मैटरनल ब्लड प्रेजेंट है। मैटरनल ब्लड के अराउंड एंडोथीलियम नहीं होता, एपिथीलियम भी नहीं होता, कनेक्टिव टिश्यू भी नहीं होता, वो फ्लोली फ्लो करता है, बात कर रहा होता है बेसिकली। तो दिस इज द मैटरनल ब्लड। यहाँ पर खाली फीटल ब्लड ही है, इस एरिया में खाली क्या है? फीटल ब्लड ही है। तो ये भी सही दे रखा है। कौन सी स्टेटमेंट गलत थी? थर्ड स्टेटमेंट गलत थी, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? If both ovaries are removed from pregnant human female in first trimester of pregnancy, then it will lead to। तो बच्चों क्वेश्चन ये कह रहा है एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है, क्वेश्चन कह रहा है एक प्रेग्नेंट ह्यूमन फीमेल है और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर दोनों ओवरीज को निकाल दे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में अगर दोनों ओवरीज को निकाल देंगे तो क्या होगा? फर्स्ट दे रखा है अबॉर्शन, अबॉर्शन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बच्चों मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बात। अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर अबॉर्शन इस वजह से है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा फॉर्म नहीं हुई होगी, प्लेसेंटा इज नॉट फॉर्म्ड प्रॉपरली। अब प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है बच्चों, अगर प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है तो मतलब क्या है कि यहां पर कॉर्पस लूटियम भैया है, और कॉर्पस लूटियम भैया क्या सीक्रेट कर रहे हैं? प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहे हैं। प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है। तो प्लेसेंटा प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई है, मतलब कॉर्पस लूटियम प्रेजेंट है, वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर रहा है जिससे प्रेगनेंसी मेंटेन है। ठीक है, तो इसलिए अबॉर्शन हो रहा है। अगर हम ओवरीज निकाल देंगे, कॉर्पस लूटियम गया, प्रोजेस्टेरोन गया, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन नहीं है, तो प्रेगनेंसी कैसे सस्टेन करेगी? अबॉर्शन हो गया। बट अगर यही काम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद होता तो यहां पर प्लेसेंटा फॉर्म हो चुकी होती। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती तो वो क्या सीक्रेट करती है बच्चों? प्लेसेंटा सीक्रेट करती है प्रोजेस्टेरोन को, तो फिर वो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा नहीं होता, इस वजह से अबॉर्शन हो जाएगा। नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगी, इरेगुलर ओवुलेशन, नो फिक्स्ड टाइम इंटरवल। इरेगुलर ओवुलेशन जैसी कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात हो रही है। आपको पता है प्रेगनेंसी में ओवुलेशन नहीं होता क्योंकि गोनाडोट्रोपिन्स को नेगेटिव फीडबैक मिलता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से। मेनार्क बच्चों, मेनार्क क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, आंसर क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट ही रहेगा, अबॉर्शन हो जाएगा। याद रखना सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद प्लेसेंटा हैंडल कर लेगी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं होगा। दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। GnRH, अ हाइपोथैलेमिक हार्मोन नीडेड इन रिप्रोडक्शन, एक्ट्स ऑन। तो बच्चों क्वेश्चन है GnRH पे, जो कि एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, नीडेड इन रिप्रोडक्शन एंड एक्ट्स ऑन।
तो देखो पहली बात तो करें जीएनआरएच की, तो ये होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जीएनआरएच क्या होता है? जीएनआरएच होता है बच्चों गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और इसको रिलीज करता है हाइपोथैलेमस। रिप्रोडक्शन में इसकी क्या नीड है, किस चीज पर एक्ट करता है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है, राइट। अब देखो फर्स्ट दे रखा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड एफएसएच। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। कैसे याद कर लेते हैं, देखो सिंपल सी बात है, गोनाडोट्रोपिन है, या फिर अगर मैं इसको प्रॉपर वे में बताऊं आपको तो बच्चों हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस है हमारा, किसको रिलीज करेगा बच्चों? जीएनआरएच को। किसको रिलीज करेगा? जीएनआरएच यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को। ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पर। किस पर एक्ट करेगा बच्चा? एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करेगा। अब एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्ट करने के बाद क्या होगा? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे? गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज होंगे। गोनाडोट्रोपिन्स क्या करते हैं? ये गोनाडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं। कैसे करते हैं? दो एग्जांपल है, एलएच एंड एफएसएच। एलएच की बात करें यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बच्चों मेल के अंदर लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करके एंड्रोजन रिलीज करवाते हैं, फीमेल के अंदर ओवुलेशन करवाते हैं। एफएसएच की बात करें, मेल में स्पर्मियोजेनेसिस करवाएंगे, स्पर्मेटिड को मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट करवाएंगे, और फीमेल के अंदर फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो गोनाड्स की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिन्स। तो इसमें से मैंने बोला ए सही है, फर्स्ट सही है। सेकंड कह रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। भाई सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच। एफएसएच को तो करेगा, ऑक्सीटोसिन को नहीं। बच्चों ऑक्सीटोसिन की बात करें, हाइपोथैलेमस इसको बनाता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी इसको स्टोर करके रखती है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या स्टिमुलेट करेगा? नहीं करता है। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन एंड एफएसएच, आपको पता है एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करती है, ऑक्सीटोसिन एफएस पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, बट गलत दे रखा है। अगेन पोस्टीरियर पिट्यूटरी दे रखा है, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एलएच एंड रिलैक्सिन। भाई एलएच तो एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता है। रिलैक्सिन की बात करें, रिलैक्सिन को बच्चों कॉर्पस लूटियम भी सिक्रेट करता है, और साथ ही साथ कौन सिक्रेट करता है? प्लेसेंटा। क्या फंक्शन है? इट रिलैक्सेस प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या करता है बच्चों? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस को फीमेल में रिलैक्स करता है। क्लियर है बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा आंसर है करेक्ट? सेकंड आंसर। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फीजिबल ओनली इफ। तो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है फर्टिलाइजेशन की अगर ह्यूमंस में बात करें वो प्रैक्टिकली कब फीजिबल होगा। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें ह्यूमंस में तो प्रैक्टिकली कब फीजिबल होगा। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट्स का, देख लेते हैं। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन यूट्रस। सही बात है गलत बात है? भाई ये तो बिल्कुल ही गलत है। क्यों? देखो पहली चीज हमें जो यहां पर समझनी है, ओवम का लाइफ स्पैन कितना होता है? 24 आवर्स। और वहीं मैं बात करूं बच्चों स्पर्म्स की, तो स्पर्म्स का कितना होता है? 48 to 72 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव। ओवम का 24 आवर्स, स्पर्म्स का 48 to 72 आवर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब देखो जरा, स्पर्म्स ट्रांसपोर्ट होने सर्विक्स में विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, मतलब ओवम का तो लॉस हो चुका है भाई, 24 आवर्स का लाइफ स्पैन, वो तो खत्म, ठाकुर तो गए हो। तो फिर क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। एंड ओवम मिलेगा कहां भैया? यूट्रस में नहीं मिलता ओवम। ओवम कहां मिलता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये भी गलती दे रखी है अगर आप ध्यान से देखो। ठीक है बच्चा, दूसरा देख लो। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम इन फैलोपियन ट्यूब। अब देखो यहां पर स्पर्म्स वेजाइना में आए हैं और फैलोपियन ट्यूब में ओवन है, तो पॉसिबिलिटी है, देयर इज अ चांस। ठीक है, ये ऑप्शन को काउंट करा जा सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देखते हैं। द ओवम स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी स्मिक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सही है गलत? बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि एम्पुलरी स्टमक जंक्शन इज द फर्टिलाइजेशन साइट।
एम्पुलरिस्मिक जंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन साइट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होगा। अगर ये साइमल्टेनियसली मूवमेंट करेंगे, अगर ये साइमल्टेनियसली मूवमेंट करेंगे तो फर्टिलाइजेशन के चांस सबसे ज्यादा होंगे। ये क्वेश्चन बोला आता है या एक बात बोली जाती है कि सारे के सारे सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता? क्योंकि साइमल्टेनियस मूवमेंट नहीं होती ओवम और स्पर्म्स की। तो अगर साइमल्टेनियस मूवमेंट है तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर क्वाइट हाई, एंड दिस इज द रीजन हम इसको काउंट करेंगे ऑप्शन सेकंड के रिस्पेक्ट में थर्ड ज्यादा ऑप्टिमम है। द ओवम स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरिस्मिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स। बच्चों एम्पुलरिस्मिक जंक्शन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में नहीं होता। गलत दे रखा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनिबिन। बच्चों इनिबिन के ऊपर करेक्ट स्टेटमेंट का हमें पता लगाना है। इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स इन टेस्टिस एंड इनिबिट द सिक्रीशन ऑफ एलएच। सही बात है, गलत बात? गलत बात है। क्यों? देखो अगर टेस्टिस के अंदर बात करें तो कौन सी सेल्स इसको सिक्रीट करती है? सर्टोली सेल्स इसको सिक्रीट करती है। सर्टोली सेल्स टेस्टिस के अंदर होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि इसको सिक्रेट करती है, लेकिन वो एलएच के सिक्रेशन को इनिबिट नहीं करती, एफएसएच के सिक्रेशन को इनिबिट करती हैं। एलएच के सिक्रेशन को इनिबिट करने के लिए खुद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। गलत दे रखा है। इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। एलएच को, एफएसएच को एंड प्रोलैक्टिन को इनिबिट करेगा। गलत है। देखो एक सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, फीमेल के केस में बात करते हैं, ये फीमेल का केस का इधर का, फीमेल के केस में ये एफएसएच को स्टिमुलेट कर, वो सॉरी इनिबिट करता है, इनिबिन। सही बात है। एलएच को भी करता है लेसर एक्सटेंट में। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर हम बात करें इनिबिन की तो इनिबिन फीमेल के अंदर एफएसएच को तो इनिबिट करता ही करता है, एलएच को भी लेसर एक्सटेंट करता है, प्रोलैक्टिन को नहीं करा। गलत दे रखा है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रैनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। सही है, गलत? बिल्कुल सही है। जिस तरीके से मेल में टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, जिस तरीके से मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं इनिबिन को। फीमेल के अंदर ओवरी में, याद करो फॉलिकल है, फॉलिकल में oocyte है, oocyte के साथ कौन होती है? ग्रैनुलोसा सेल्स। सो दिस ग्रैनुलोसा सेल्स आर सिक्रीटरी इन नेचर एंड दे सिक्रीट व्हाट? इनिबिन, जो कि एफएसएच के सिक्रेशन को इनिबिट करता है। बिल्कुल सही दे रखा है। इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवम इन ओवरी एंड इनिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। मैंने जैसे कि बोला बच्चों, एलएच को लेसर एक्सटेंट में, एलएच को लेसर एक्सटेंट में इनिबिट करा जाता है, इस बात में कोई भी गलती नहीं है। लेकिन ओवम नहीं कर रहा है, फॉलिकुलर सेल्स कर रहे हैं, तो ये गलत दे रखा है। फॉलिकुलर सेल्स नहीं कर रहे, राइट? तो यहां पर करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, राइट? क्या कर रहे हैं भाई? इनिबिन की बात करें तो जो फॉलिकुलर सेल्स हैं, पर्टिकुलरली हमारे ग्रैनुलोसा सेल्स, वो सिक्रेट कर रहे हैं इनिबिन को, जो कि एफएसएच के सिक्रेशन को इनिबिट कर रहा है। क्यों? एफएसएच क्या करता है? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाता है, और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट अगर काफी ज्यादा हो गई तो नेगेटिव फीडबैक कौन देगा भैया? इनिबिन भैया आएंगे, ग्रैनुलोसा सेल से रिलीज होंगे और कहेंगे एफएसएच को, ठाकुर रुको, बहुत आ गए हो, थोड़ा सा रुक जाइए आप और मत आइए। ठीक है, चलो इसको देखो। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या रहा है बच्चों? इनकरेक्ट स्टेटमेंट का पता लगाओ। LH triggers secretion of androgens from the Leydig cells। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ट्रिगर करता है एंड्रोजन के सिक्रेशन को Leydig सेल से। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। LH जाकर इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल सेल्स या Leydig सेल्स को स्टिमुलेट करेगा और कहेगा एंड्रोजन रिलीज करो, एंड्रोजन रिलीज करो, एंड्रोजन रिलीज करो। एफएसएच स्टिमुलेट्स द सर्टोली सेल्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का बच्चों स्पर्म में कन्वर्ट होना, स्पर्मेटिड का बच्चों स्पर्म में कन्वर्ट होना। ठीक है, मतलब पता क्या है? ये जो हैवी और नॉन मोटाइल, ये जो हैवी एंड नॉन मोटाइल बच्चों, हैवी एंड नॉन मोटाइल हमारा स्पर्मेटिड है, वो कन्वर्ट हो रहा है मोटाइल स्पर्म्स में। इसको कौन करवाता है? एफएसएच। वो डिग्रेड कर लेता है, वो चॉप ऑफ कर देता है एक्स्ट्रा पार्ट को, राइट? तो एफएसएच स्टिमुलेट कर रहा है सर्टोली सेल्स को, जो नर्सिंग करती है किसकी? स्पर्म्स की, और साथ ही साथ स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट होने में, स्पर्मियोजेनेसिस में मदद भी करते हैं। सही दे रखा है। LH ट्रिगर्स ओव्यूलेशन इन ओवरी। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही बात है सर जी। हमें LH सर्ज याद है, जब LH सर्ज आता है, LH पीक अटैक करता है, LH पीक को अटेन करता है बच्चों मिडल ऑफ द साइकिल में।
तो उससे क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी साइड रिलीज होता है जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। सही दे रखा है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। गलत दे रखा है बच्चों, बिल्कुल गलत दे रखा है। क्यों यार, देखो नाम देखो क्या है, फॉलिक्यूलर फेज। नाम क्या है बच्चों, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें होती है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। इसमें क्या होता है बच्चों, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, फॉलिकल्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये तो बड़ा हुआ है। और साथ ही साथ जब फॉलिकल्स डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाता है, ओवुलेशन कौन करवाता है, एलएच। ये भी बड़ा होता है। गलत दे रखा है ना, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो मतलब टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शंस को अच्छे से रीड करेंगे, मिस्टेक होगी नहीं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रेफर्स टू एस। तो बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या होता है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी हम किस चीज को रेफर करते हैं। प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इंबैलेंस। प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो रही है हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, क्या उसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, नहीं, गलत दे रखा है। प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी। अब बच्चों जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी मतलब एक बच्चा जेनेटिक डिसऑर्डर से बॉर्न हो रहा है, तो उसका भी कोई लेना देना नहीं है। इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। सही है गलत, बिल्कुल सही है भाई। अगर देखो नॉर्मली अगर हम बात करें इंप्लांटेशन कहाँ होता है, नॉर्मली बच्चों अगर हम बात करें इंप्लांटेशन कहाँ होता है यार, इंप्लांटेशन होता है यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस के अलावा, अब बच्चों यूट्रस के अलावा अगर इंप्लांटेशन बॉडी में कहीं भी और हो रहा है तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो वही लिखा हुआ है इंप्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट साइट अदर देन यूट्रस। सही दे रखा है। इंप्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिंग एम्ब्रियो इन द यूट्रस। तो जो डिफेक्टिव एम्ब्रियो का इंप्लांटेशन हो रहा है यूट्रस में, उसको भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं बोलेंगे। ऑप्शन 3 ही क्या होगा यहाँ पर करेक्ट। इन अ नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन द अमाउंट ऑफ टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी वाज एक्सेस द रिजल्ट एक्सपेक्टेड वाज। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है और उसमें टोटल गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी बढ़ रही है। एक नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमेन है और उसमें टोटल गोनाडोट्रोपिन की एक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। रिजल्ट जो एक्सपेक्ट हो रहे हैं वैसा क्यों है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एससीजी टू स्टिमुलेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिंथेसिस। सही है गलत, बिल्कुल सही तो दे रखा है यही। क्यों यार, एक बात समझो ना, प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के लिए इनिशियली कॉर्पस लूटियम भैया होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन को रिलीज करते हैं। ठीक है, थोड़ी सी बात समझो जरा। हमारे पास है कॉर्पस लूटियम और भैया सिक्रेट कर रहे हैं प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन। ठीक है बच्चों, यहां तक बात क्लियर है। अब एक बात बताओ, प्रेगनेंसी मेंटेनेंस की वजह से, लेकिन हमें पता है जब ल्यूटियल फेज का एंड आने लगता है तो गोनाडोट्रोपिन सप्रेस हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ठीक है ना बात, ओके। तो यार अगर एलएच गया, एलएच का नाम क्या होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हाई वी कॉल इट एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, बिकॉज ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या करके रखता है, रेस्क्यू करके रखता है, बचा के रखता है। तो एलएच भैया तो गए, अब एलएच भैया का काम किसी को तो करना पड़ेगा, कौन करेगा, एचसीजी। आपको याद है ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनिशियली सिक्रेट करते हैं एचसीजी को, प्लेसेंटा भी करती है नो डाउट, बट ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इनिशियली करती हैं। तो एचसीजी रिलीज होगा विच इज ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। क्यों ऐसा नाम है, LH इज गोनाडोट्रोपिन, सेम इसका भी उसी तरीके से है। तो ये रेस्क्यू करता है कॉर्पस ल्यूटियम को। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रेग्नेंट वुमन में टोटल गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी एक्सेस कर रहा है, कौन कर रहा है, एचसीजी रिलीज हो रहा है जो कि ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिंथेसाइज कर रहा है, मेंटेन करवा के रख रहा है कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करके। इस वजह से मैंने बोला फर्स्ट सही है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एफएसएच एंड एलएच इन द यूट्रस टू स्टिमुलेट इंप्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो। बच्चों अगर एफएसएच और एलएच का लेवल हाई रहेगा गोनाडोट्रोपिन का, तो प्रेगनेंसी थोड़ी ना हो रही है भाई, गलत हो गया। इंप्लांटेशन का लेन देन से कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंप्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम को रिबिल्ड करना है ईस्ट्रोजन और मेंटेन करना है प्रोजेस्टेरोन, एलएच एफएसएच का काम नहीं है। हाई लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग एचसीजी टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिंकिंग। अब देखो ये वाली बात भी सही है, बट
रेफरेंसली बात करी जाए तो यहाँ पर हार्मोन्स भी मेंशन है, तो हार्मोन्स की वजह से ही तो हो रही है ना थिकनिंग, अभी मैंने आपको बताया। तो थर्ड के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ज्यादा ऑप्टिमम है। एक बात हमेशा याद रखना, कई बार क्या होता है, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होती है, मोस्टली वही होती है सर, हमें तो एक दो ही क्वेश्चन में अटकते हैं। तो उसमें भी कौन सा ज्यादा ऑप्टिमम है आपको वो चूज करना है, देखना है कि कौन सा ज्यादा वैलिड पॉइंट है। ठीक है, ओके। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच इन यूटरस टू स्टिमुलेट एंडोमेट्रियल थिकनिंग। बच्चों अभी मैंने बताया आपको, इनका एंडोमेट्रियल थिकनिंग से लेना देना नहीं है। इसमें भी अगर हम बात करें, फॉलिकुलर फेज में डेवलपिंग फॉलिकल ईस्ट्रोजन को रिलीज करता है, जो कि एंडोमेट्रियम को बनाना शुरू करता है, एफएसएच एलएच नहीं करते। राइट, आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट दे रखा है यहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट दे रखा है। सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, जो सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी, ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन के सिग्नल किससे ओरिजिनेट होते हैं? फुल्ली डेवलप्ड फीटस ओनली। खाली फुल्ली डेवलप्ड फीटस से बोलना सही होगा, बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस, ये सही। कैसे? पार्चुरेशन के सिग्नल के लिए बच्चों फीटस, यार याद करो ना, हमने पढ़ा था अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा को एम्ब्रियो से जोड़ रहा है। तो और दो चीज होती है, एक फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है और एक होता है मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा में भी एक होता है फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा होता है, एक होता है बच्चों मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, मैटरनल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा, जिसको डेसिडुआ बेसालिस भी बोला जाता है, which is also known as डेसिडुआ बेसालिस। राइट, तो मैंने क्यों बोला कि बोथ प्लेसेंटा एज वेल एज फुल्ली डेवलप्ड फीटस सही होगा। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स को समझते हैं। आप कहोगे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है? ये जो सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन आ रहे हैं, इसको एक्चुअल में क्या बोलते हैं बच्चों? ये सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन जो आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसी को बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। मतलब क्या है, थोड़ा सा समझो मेरे साथ, किस तरीके से सिग्नल आता है। देखो, प्रेगनेंसी के दौरान आपको पता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा होता है ईस्ट्रोजन के रिस्पेक्ट में। बहुत ध्यान से सुनो इन पॉइंट्स को, एक एनसीईआरटी की लाइन को ना मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूं। यहां पर एनसीईआरटी कहती है क्या कि फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है वो एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। यस, तो यार प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल ईस्ट्रोजन के रिस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है। बट जब प्रेगनेंसी का एंड आता है तो आपको पता है कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, टीआरएच हार्मोन रिलीज होता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि टाइमिंग ऑफ द बर्थ को स्टैब्लिश करता है। मतलब ये बोला जाता है कि अगर इसका लेवल इनिशियली हाई है, मतलब 9 मंथ से पहले हाई है, तो डिलीवरी पहले हो जाएगी, 9 मंथ्स के बाद हाई है तो तब डिलीवरी होगी। क्यों? क्योंकि जब कॉर्टिसोल रिलीज होता है, सीआरएच क्या करवाएगा? कॉर्टिसोल को रिलीज करवाएगा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल? यार कॉर्टिसोल बच्चे को तैयार करता है क्या? यूट्रस की बाहर की डेवलपमेंट के लिए। मतलब यूट्रस के अंदर इंटर यूट्राइन लाइफ में है वो, तो इंटर यूट्राइन लाइफ के अलावा भी एक लाइफ होती है जिसमें हम जिंदा है, तो उस लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है बच्चे को कॉर्टिसोल। कैसे करता है? एग्जांपल बताता हूं। बच्चे के लंग्स को प्रिपेयर करता है। आपको पता है ना, प्लेसेंटा पहले तो रेस्पिरेशन वाला काम करवा रही है बच्चे को, लंग्स को प्रिपेयर करता है और लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट को डालता है, लेसिथिन का नाम सुना होगा, ताकि उसके लंग्स अच्छे से काम कर सके बच्चे के। ठीक है, कॉर्टिसोल हो रहा है। अब कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो बेसिकली अब हो क्या रहा है, यहाँ पर ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। प्रेगनेंसी के एंड में कॉर्टिसोल बढ़ा तो ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ने लग गया। ईस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है तो वो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को मायोमेट्रियम में बढ़ा देता है। क्या बोला मैंने? सबसे पहले मैंने बोला कि प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, ईस्ट्रोजन का कंपैरेटिवली कम है, मतलब प्रोजेस्टेरोन ईस्ट्रोजन रेशो में प्रोजेस्टेरोन ज्यादा है। फिर सीआरएच रिलीज होगा, कॉर्टिसोल जो कि टाइमिंग ऑफ द बर्थ को स्टैब्लिश करता है। कॉर्टिसोल से क्या हो गया? बच्चे के लंग्स प्रिपेयर हो गए, उसमें सर्फेक्टेंट आ गया। अब एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी इस चीज को देखकर ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरोन से बढ़ गया। प्रेगनेंसी के एंड में ईस्ट्रोजन का लेवल प्रोजेस्टेरोन के रिस्पेक्ट में बढ़ गया, जो कि मायोमेट्रियम में, जो मिडल लेयर होते हैं यूट्रस में, वहां पर रिसेप्टर्स बढ़ाता है। किसके? ऑक्सीटोसिन के। अब ऑक्सीटोसिन जब इनसे बाइंड करेगा तो एक लेबर जनरेट होता है, एंड दिस पेन एंड दिस रिफ्लेक्स इज नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, जो कि किससे आए बच्चों? जो कि फीटस से आए हैं, प्लेसेंटा से। साथ में फीटस और फीटस के प्लेसेंटा वाले पार्ट। पॉइंट समझ में आया? अभी मैंने आपको बताई ना बात, कॉर्टिसोल वाली बात। ओके, ऑक्सीटोसिन रिलीज फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। तो इस स्टेप के बाद या इस स्टेप के दौरान ये होता है, तो इससे पहला स्टेप ये था, इसी को फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। प्लेसेंटा ओनली बोला, गलत होगा। मोस्ट ऑप्टिमम आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। Which one of the following statement is false in respect
ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेम्बिलियन स्पर्म। क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मेम्बिलियन स्पर्म। यस, क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी अगर हम मेम्बिलियन स्पर्म की वायबिलिटी के बारे में बात करें। स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन अ थिक सस्पेंशन। स्पर्म्स जो होते हैं बच्चों वो थिक सस्पेंशन की फॉर्म में कंसंट्रेटेड होने चाहिए। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल भाई, जो सीमन होता है उसमें स्पर्म्स कंसंट्रेटेड होते हैं कि नहीं? थिक सस्पेंशन की फॉर्म में होते हैं, बिल्कुल। तो ये बात तो सही दे रखी है। सर स्पर्म इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। गलत है? सही है? गलत है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवम का लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। ओवम का लाइफ स्पैन होता है 24 आवर्स। वहीं बात करी जाए स्पर्म की, देखो स्पर्म का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बात करें तो मंथ्स तक वो सर्वाइव करता है, लेकिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बच्चों सर्वाइव करता है 48 टू 72 आवर्स। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। तो ये गलत दे रखा है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। स्पर्म का सर्वाइवल पीएच पर डिपेंड करता है। लाइक बात करी जाए सीमन एल्कलाइन होता है, हम ये बोलते हैं ना एक्ट, जो यूरिन का एसिडिक पीएच होता है, जो यूरिन का एसिडिक पीएच होता है वो स्पर्म्स को इनएक्टिवेट कर देता है। इसीलिए मैक्सिमम जो सीमन होता है या मैक्सिमम जो सिक्रीशन होता है सीमन का, चाहे वो सेमाइनल वेसिकल दे रहा हो या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड दे रहा हो, वो एल्कलाइन होता है, जो कि न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिटी ऑफ व्हाट, यूरेथ्रा एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो एल्कलाइन पीएच सपोर्ट करता है, एसिडिक पीएच में इनएक्टिव हो जाएंगे। सही बात रखिए। वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय मोटिलिटी। कह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, जितनी अच्छी मोटिलिटी है मतलब वो स्पर्म उतना अच्छा वायबल है। मोटाइल नहीं है तो मतलब मर चुका है। राइट, ये भी सही दे रखा है। कौन सा गलत था? ऑप्शन नंबर 2। याद रखना, कहीं गलती मत करना। 48 टू 72 आवर्स स्पर्म्स, 24 आवर्स ओवम। The testes in human are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for। क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन के अंदर जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होते हैं और एक पाउच में, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। इस पर्पस का रीजन क्या है? प्रोवाइडिंग अ सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर एग्जिबिटिंग द मेल सेक्स। बच्चों सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली मेल सेक्स कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, कि मेलनेस दिखा रहा है, ऐसा कुछ। उतना अच्छा आंसर नहीं है। मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। सही है गलत? ये सही है। हम क्या बोलते हैं बच्चों कि स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होने की वजह से उनको 2.2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर मिलता है। लोअर बॉडी टेम्परेचर मिलता है। यस, स्क्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर बॉडी टेम्परेचर मिलता है एंड दिस इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ये देखा गया है, देखो दो मसल होती है, एक क्रीमास्टर मसल होती है जो कि इनग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिस से जुड़ी हुई होती है। मतलब अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये टेस्टिस है, तो एक मसल ऊपर से होती है इस तरीके से, इसको हम क्रीमास्टर मसल बोल देते हैं, और एक मसल दूसरी होती है बच्चों टेस्टिस के चारों तरफ, जिसको हम बोलते हैं डार्टोज मसल। इन दो मसल का रोल होता है इस टेम्परेचर को मेंटेन करने में। जब बाहर गर्मी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत हाई है, बॉडी में भी गर्मी है, हीट कैसे निकल रही है? स्वेटिंग की फॉर्म में, तो टेस्टिस को ये दूर ले जाते हैं। क्रीमास्टर मसल्स और टार्टोस मसल टेस्टिस को दूर ले जाते हैं बॉडी से। जब बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर का टेम्परेचर लो है, तो टेस्टिस को बॉडी के क्लोज ले आते हैं। और साथ साथ क्या होगा, क्रीमास्टर खींच के ले जाएगी ऊपर की तरफ, डार्टोस उसको टेस्टिस को टाइटली पैक कर लेगी, रिंकल शेप हो जाएगा। यस, क्या रीजन है? हीट का डिसिपेशन रोक रहा है रिंकल शेप करके, और बॉडी के पास लाकर क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बॉडी की हीट उसमें ट्रांसफर हो रही है ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। राइट। एस्केपिंग एनी पॉसिबल कंप्रेशन बाय द विसरल ऑर्गन्स। कंप्रेशन हो रहा है विसरल ऑर्गन की वजह से, भाई उतना अच्छा आंसर ये भी नहीं है, गलत। प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस प्रोवाइडिंग मोर स्पेस फॉर द ग्रोथ ऑफ एपिडिडाइमिस। बच्चों ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, एपिडिडाइमिस तो वैसे भी कॉइल्ड होता है। यस, एपिडिडाइमिस तो वैसे भी हाईली कॉइल्ड होता है, स्पेस तो उसने खुद ही मैनेज कर रखा है। गलत हो जाएगा। राइट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन 2, वो लो टेम्परेचर मिल सके, जो कि एसेंशियल है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो,
if for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system get blocked, the gametes will not be transported from. क्वेश्चन ये कह रहा है अगर किसी रीजन से वासा एफरेंशिया ब्लॉक हो जाए तो स्पर्म का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा, कौन सी जगह पर इफेक्ट होगा? तो यहां पर मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए लगाया है। तो अगर आप वासा एफरेंशिया को देखो, ये है वासा एफरेंशिया। बच्चों वासा एफरेंशिया किन दो चीजों के बीच में है? वासा एफरेंशिया है रेटेटेस्टिस और एपिडिडाइमिस के बीच में, रेटेटेस्टिस और एपिडाइमिस के बीच में। यस, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? टेस्टिस से बाहर की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भाई, देखो ना, सेमनीफेरस टिब्यूल है, इस जगह पर स्पर्म्स बन रहे हैं। सेमनीफेरस टिब्यूल से जाते हैं स्ट्रेट टिब्यूल में, जिनको बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई से जाता है स्पर्म रेटेटेस्टिस में, जिसे नेटवर्क ऑफ डक्ट भी बोला जाता है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, रेटेटेस्टिस में विच इज नेटवर्क ऑफ डक्ट, रेटेटेस्टिस से जाता है वासा एफरेंशिया में, और वासा एफरेंशिया से जा रहा है बच्चों एपिडिडाइमिस में। कहाँ जा रहा है? एपिडिडाइमिस में। तो यार अब ये सारे टेस्टिस के अंदर ही प्रेजेंट है, वासा एफरेंशिया तक टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट है, एपिडाइमिस का पोर्शन टेस्टिस से बाहर भी निकला होता है। लाइक आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, अगर ये टेस्टिस है तो एपिडाइमिस कुछ इस तरीके से बाहर प्रेजेंट होता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं स्पर्म का ट्रांसपोर्ट कहाँ ब्लॉक हो जाएगा? टेस्टिस से एपिडिडाइमिस। वजाइना से यूट्रस का लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हो रहा है, और ओवरी टू यूट्रस भी नहीं होगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नहीं बोल रहा है। एपिडिडाइमिस से वेस्ट डिफेंस में कब होता? जब इस जगह पर दिक्कत होती है, इस जगह पर, यहाँ पर नहीं है, तो इस वजह से हम बोलेंगे ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर करेक्ट। यस, सेमाइनल प्लाज्मा इज ह्यूमंस इज रिच इन। बच्चों सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमंस में, वो किस चीज में रिच होता है? और आपको पता है ना, सेमाइनल प्लाज्मा को एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, वो रिलीज करती हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स किसकी? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। एग्जाम्पल के तौर पर सर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं बच्चा, तो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, इन सबके सिक्रीशंस की बात हो रही है यहाँ पर। सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। हाँ जी, फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट हैज नो एंजाइम्स। एंजाइम्स नहीं होंगे क्या? एंजाइम्स बिल्कुल होंगे। एग्जांपल दूं, क्लॉटिंग प्रोटीन्स होते हैं, प्रोफाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम होता है। इनिशियली देखो, सेमाइनल वेसिकल के अंदर होता है क्लॉटिंग प्रोटीन। जब इनिशियली इजैकुलेशन होता है तो सीमन क्लॉट कर जाता है, लेकिन अगर वो ज्यादा समय तक क्लॉटिंग फॉर्म में रहेगा तो क्या होगा? स्पर्म की मोटिलिटी खो जाएगी, वो क्या स्विम करके ऊपर नहीं जा पाएंगे। अब पहले आपका क्वेश्चन आ सकता है सर क्लॉट क्यों कर रहा है? क्लॉटिंग इसलिए होती है जब इजैकुलेशन होता है या इंसेमिनेशन होता है तो वेजाइना में वो स्टिक कर जाए सीमन। बट इस क्लॉटिंग को तोड़ने के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करता है, इसको बोलते हैं प्रोफाइब्रिनोलाइसिन, जो क्लॉटिंग को तोड़ देता है। तो एंजाइम्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। और भी कई सारे एंजाइम्स रहते हैं, आपको पता है। एक्रोसोम, भाई अगर स्पर्म का एक्रोसोम ही ले लो, उसमें कई सारे एंजाइम्स मिल जाएंगे आपको। यस, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है, बट हैज नो एंजाइम्स, तो ये तो गलत दे रखा है। ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम्स बट हैज नो कैल्शियम। कैल्शियम होता है, एंजाइम सही है, लेकिन ग्लूकोज नहीं होता, फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज को कौन रिलीज करता है? सेमाइनल वेसिकल। फ्रक्टोज को कौन रिलीज कर रहा है? सेमाइनल वेसिकल। फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम्स बट पुअर इन कैल्शियम। भाई कैल्शियम भी होता है, मोटिलिटी में काम करेगा, गलत दे रखा है। फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल से, कैल्शियम आयन प्रोस्टेट से भी आते हैं। यस, फ्रक्टोज सेमाइनल वेसिकल से, कैल्शियम प्रोस्टेट से, और सर्टेन एंजाइम सबके मिक्सचर से, जैसे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन मैंने आपको बताया किससे आ रहा है बच्चों वो? यस, प्रोस्टेट से, सेमाइनल प्लाज्मिन भी आता है, ये सब कुछ आते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट। द मेम्ब्रेन दैट अपीयर इन मैमिलियन एग इमीडिएटली आफ्टर ओव्यूलेशन इज। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, कौन सी मेम्ब्रेन अपीयर होती है मैमिलियन एग में? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन सी मेम्ब्रेन अपीयर होती है मैमिलियन एग में ओव्यूलेशन के जस्ट बाद, ओव्यूलेशन के जस्ट बाद। कोरियन दे रखा है फर्स्ट। जो कोरियन क्या होती है सर? कोरियन होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेम्ब्रेन। क्या होती है बच्चों? ये होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रोइनिक मेम्ब्रेन।
अब यार एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब एम्ब्रियो के अलावा मेम्ब्रेन, तो यार ये तो एम्ब्रियो के फॉर्मेशन के बाद बन रही है, बेसिकली जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद बन रही है, यहाँ तो अभी गैमेट की बात हो रही है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड दे रखा है जोना पेलुसिडा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई याद करो सेकेंडरी ओसाइट बनता है ओवुलेशन के दौरान, क्या आता है बाहर? सेकेंडरी ओसाइट। ओवुलेशन के दौरान कौन बाहर आएगा? सेकेंडरी ओसाइट। सेकेंडरी ओसाइट अपने अराउंड एक ए सेल्यूलर लेयर सिक्रीट करता है, एक ए सेल्यूलर लेयर सिक्रीट करता है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है बच्चों, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इस लेयर को क्या बोलते हैं बच्चा? इसी लेयर को हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा, इसी लेयर को बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। तो ऑप्शन 2 सही दे रखा। कोरोना रेडिएटा, यार कोरोना रेडिएटा की सेल्स तो पहले से रहती है। एक बात बताओ, कोरोना रेडिएटा का मतलब क्या है? कि ये जो हमारा oocyte है, जनरल वे में बता रहा हूं कि हमारा जो ये oocyte है, कौन सा oocyte है? सेकेंडरी oocyte। इसके अराउंड इस तरीके से बच्चों सेल्स प्रेजेंट रहती है तो ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही। कोरोना रेडिएटा का मतलब क्या है? ग्रैनुलोसा सेल्स ही है। पता होता क्या है? जो अगर आपने ग्राफियन फॉलिकल देखा हो, अगर आपने ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखा हो, मैं बना के दिखा देता हूं आपको। ये फॉर एग्जांपल बच्चों ग्राफियन फॉलिकल है, ये पूरे में फॉर एग्जांपल सेल ही सेल है, तो ये हो गया ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ये हमारा oocyte है, सेकेंडरी oocyte। और अगर आप ध्यान से देखो, ये है एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी। अब अगर आप इसे ध्यान से देखो ना, इधर वाला साइड ऐसा लग रहा है कि इसको सेकेंडरी oocyte को इधर से पकड़ा गया है किसी स्टॉक की मदद से, इसलिए इसको क्यूमुलस oophorus भी बोलते हैं। इसलिए इस साइड को क्यूमुलस oophorus भी बोलते हैं, जो कि एक स्टॉक होता है। और ये जो इधर की सेल्स है वो उसके क्राउन जैसी है, अगर आप इधर से ऐसे पकड़ा हुआ है तो इधर वाली साइड उसका सर हो गया तो क्राउन जैसी लगती है, उसी के लिए कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। तो यार ये तो पहले से ही प्रेजेंट थी, इसलिए मैंने आपको ग्राफियन फॉलिकल दिखाया। ओवुलेशन के बाद तो 2 एंड 3 का तो मतलब है नहीं, जोना पेल्यूसिडा ही बनती है, इसलिए ऑप्शन 2 ही करेक्ट होगा। राइट, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? लेयर्स ऑफ एन ओवम फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है ओवम की लेयर को बताओ आउटसाइड से इनसाइड, आउटसाइड से इनसाइड। भैया देख लेते हैं, सबसे बाहर कोरोना रेडिएटा की सेल्स, उसके अंदर जोना पेल्यूसिडा, उसके अंदर बच्चों विटेलाइन मेम्ब्रेन, यस, उसके बाद अंदर विटेलाइन मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, कोरोना रेडिएटा, जोना पेल्यूसिडा, देन पेरिविटेलाइन स्पेस यानी विटेलाइन मेम्ब्रेन। चेक कर लेते हैं भाई, आउटसाइड टू इनसाइड, सबसे बाहर अंदर। हाँ जी सही लग रहा है बच्चों फर्स्ट। अब यहाँ पे जोना पेल्यूसिडा सबसे बाहर पहुंचा दी गई है तो ये गलत, यहाँ पर विटेलाइन सबसे बाहर आ गई तो ये गलत, अगेन जोना पेल्यूसिडा बाहर आ गई तो ये गलत। कौन सा सही है देख सकते हो आप? सबसे बाहर, आउटसाइड टू इनसाइड बात हो रही है, देन जोना पेल्यूसिडा एंड लास्ट में पेरिविटेलाइन स्पेस नंबर 3। ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट। Which of the following statements about morula in humans is correct? बच्चों क्वेश्चन ही पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मॉर्यूला के लिए ह्यूमंस में सही है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट मॉर्यूला के लिए ह्यूमंस में सही है। यार मॉर्यूला यानी क्या? मलबेरी लाइक स्टेज, 8 to 16 सेल स्टेज जिसे बोलते हैं मलबेरी लाइक स्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं 8 to 16 सेल स्टेज। ओके, इट हैज मोर साइटोप्लाज्म एंड मोर डीएनए देन अनक्लीव्ड जाइगोट। इसके पास साइटोप्लाज्म भी ज्यादा है, डीएनए भी ज्यादा है अनक्लीव जाइगोट के रिस्पेक्ट में। गलत है भाई, क्यों गलत है वही बताता हूँ, रुक जाओ। इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एज एन अनक्लीव जाइगोट बट मच मोर डीएनए। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल। क्लीवेज की बात करें, क्लीवेज की बात करें तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। क्लीवेज की बात करें तो बच्चों हम बोलते हैं न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। क्लीवेज की बात करें तो हम क्या देखने को मिलता है? न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता है। मतलब क्या है? अब इस बात को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। यार जाइगोट बनता है, अब जाइगोट के पास जितना साइटोप्लाज्म है, जाइगोट के पास जितना साइटोप्लाज्म है यही साइटोप्लाज्म रहेगा। मतलब हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इंटरफेज विदाउट ग्रोथ फेज। भाई देखो, ये है जाइगोट,
ये क्या है बच्चों, जाइगोट है। अब ये जाइगोट अंडर को होगा क्लीवेज में, ये जाइगोट क्या होगा, अंडर को होगा क्लीवेज में, मतलब ये क्लीवेज में एंटर करेगा। और इस क्लीवेज को हम बोलते हैं, इस क्लीवेज में क्या देखने को मिलता है, इंटरफेस विदाउट ग्रोथ फेज, इंटरफेस विदाउट ग्रोथ फेज। ये इंटरफेस तो है बट वहां पर ग्रोथ फेज नहीं, मतलब साइटोप्लाज्म रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा बट सेल डिवाइड तो कर रही है। और देखो ग्रोथ फेज तो नहीं है, एस फेज तो है। एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, तो डीएनए का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, डीएनए का कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, साइटोप्लाज्म का कंटेंट वही रहेगा। तो एक तरीके से इतने ही एरिया में यहां पर 8 सेल या 16 सेल स्टेज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ऐसे में बना के दिखा रहा हूं आपको। तो इसलिए हम बोलेंगे कि साइटोप्लाज्म सेम रहेगा लेकिन न्यूक्लियर कंटेंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 सही दे रखा है। इट हैज फार लेस साइटोप्लाज्म एज वेल एज डीएनए देन इन अनक्लीव जाइगोट। भाई साइटोप्लाज्म कम है मतलब मान लिया, लेकिन डीएनए कम नहीं है, डीएनए बढ़ता जा रहा है, साइटोप्लाज्म पुराने वाला ही है, इसलिए इक्वल वाली बात भी बोलनी चाहिए। इट हैज मोर और लेस इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म एंड डीएनए एज इन अनक्लीव जाइगोट। नहीं, साइटोप्लाज्म वाली बात सही है, डीएनए वाली बात गलत है। और बच्चों इन छोटी सेल्स को क्या बोलते हैं, इसलिए ब्लास्टोमेयर्स। क्या बोलते हैं इन सेल्स को, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। ठीक है, कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, वाई कांट वुमेन गेट प्रेग्नेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बच्चों वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसा क्यों है, वुमेन प्रेग्नेंट नहीं हो सकती प्रेगनेंसी के दौरान, ऐसा क्या होता है। देखो, a woman ovulates during pregnancy but the oviducts are plugged with protective mucus to prevent a sperm from entering। क्वेश्चन कह रहा है एक वुमन ओव्यूलेट कर रही है प्रेगनेंसी के दौरान बट द ओविडक्ट्स प्लग्ड विद प्रोटेक्टिव म्यूकस, बट ओविडक्ट प्लग्ड है प्रोटेक्टिव म्यूकस से जिससे स्पर्म्स एंटर नहीं कर पा रहे। बिल्कुल गलत। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन का लेवल हाई रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान पे प्रोजेस्ट्रॉन का काफी लेवल हाई रहता है, साथ में ईस्ट्रोजन का भी लेवल हाई रहता है। और ये दोनों के दोनों नेगेटिव फीडबैक देके रखते हैं, किसको, जीएनआरएच को और एलएच एंड एफएसएच को, मतलब बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को, यहाँ पर दोनों को नेगेटिव फीडबैक मिला होता है। तो जब नेगेटिव फीडबैक मिला हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ही रन नहीं करेगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं कर रहा है तो ओवम आया कैसे, और ओवम आएगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा कैसे। ये है एक्चुअल आंसर, क्या कि प्रेगनेंसी के दौरान पर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को और इंटीरियर पिट्यूटरी को, जिससे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोपिन दोनों सप्रेस कंडीशन में रहते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रन नहीं होता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओवम नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, राइट। तो इस वजह से पहला तो बिल्कुल ही गलत है। हाई लेवल्स ऑफ एससीजी टू वुमेन बॉडी किल स्पर्म। अब वुमेन के अंदर बच्चों एससीजी बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, बिल्कुल बढ़ता है, और वो क्या करता है, स्पर्म्स को किल कर दे रहा है, बिल्कुल गलत। एससीजी क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को रेस्क्यू करवा के रखता है, उसको मेंटेन करके रखता है ताकि वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का अमाउंट को मेंटेन कर सके। A woman cannot have intercourse during pregnancy due to the presence of a protective mucus plug that develops in the cervix। गलत है यार। एक बात बताओ, कॉपुलेशन की बात हो रही है बच्चों, कॉपुलेटरी कैनाल कौन होती है, सर्विक्स। कॉपुलेटरी कैनाल वेजाइना होती है, तो वेजाइना में थोड़ा लग रहा है म्यूकस का प्लग, सर्विक्स में लगता है। पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये, मतलब पहली बात। और दूसरी बात ये बोला जाता है प्रेगनेंसी में अप टू 6 मंथ और 7 मंथ तक सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की किस तरीके से करा जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, बट फीटस को अफेक्ट नहीं होना चाहिए। यही कहने का मतलब है मेरा कि फीटस अफेक्ट ना हो, राइट। ओके। High levels of estrogen and progesterone secreted by the corpus luteum or placenta during pregnancy inhibit the secretion of gonadotropins and prevents ovulation। तो जो मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पर आपको आंसर में दिख भी रहा है, आंसर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। The first sign of the growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope। Embryos heart is formed। Yes, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चों, ग्रोइंग फीटस के फर्स्ट साइन हमें कैसे पता चलते हैं, उसके हार्ट के साउंड को सुनकर स्टेथोस्कोप की मदद से। एम्ब्रियो का हार्ट कब फॉर्म होता है, एम्ब्रियो का हार्ट कब फॉर्म होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बच्चों सेकंड मंथ के एंड में क्या देखने को मिलता है, बच्चे के लिम्स एंड डिजिट्स फॉर्म हो जाते हैं। क्या फॉर्म हो जाते हैं, लिम्स एंड डिजिट्स। ये तो नहीं है,
बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर बच्चों, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स क्या हो जाते हैं, आर फॉर्म। ये भी नहीं है। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, बिल्कुल सही है, एक ही महीने के बाद बच्चे का हार्ट बन जाता है और उसको हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की मदद से। तो ग्रोइंग साइन पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है भैया। जब ब्लड पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सेल्स अच्छे से डिवाइड करेंगी, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन अच्छे से होगा। सिंपल। ड्यूरिंग 5th मंथ बच्चों, 5th मंथ में फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखने को मिलता है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड भी देखने को मिलता है, एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस देखने को मिलता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इम्प्लांटेशन। बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है इम्प्लांटेशन के रिस्पेक्ट में। द ट्रोफोब्लास्ट लेयर गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। बच्चों ट्रोफोब्लास्ट लेयर अटैच हो जाती है एंडोमेट्रियम से, सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर स्टिकी इन नेचर। दिस ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर स्टिकी इन नेचर। देखो इम्प्लांटेशन की बात करें तो इम्प्लांटेशन किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। इम्प्लांटेशन किसका होता है बच्चों? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। अब ब्लास्टोसिस्ट की बात करूं तो आपको पता है बाहर की तरफ ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की लेयर होती है, बाहर की तरफ क्या होंगी? ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की लेयर होगी, और अंदर की तरफ इनर सेल मास होता है। दिस इज इनर सेल मास, क्योंकि एम्ब्रियो बनाएगा, एंड ये है ट्रोफोब्लास्ट सेल्स। तो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं दीज आर हाईली स्टिकी नेचर, और ये बरी करने में, एंडोमेट्रियम में क्या करने में, इन्वेड करने में और अंदर जाकर बरी करने में मदद करती है, तभी इंप्लांटेशन हो पाता है। सही दे रखा है। यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट। बच्चों यूट्राइन सेल्स रैपिडली डिवाइड करती हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, बिल्कुल बरी कर लेती है अपने अंदर। सही बात दे रखी है। ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। ब्लास्टोसिस्ट बच्चों एम्बेड हो जाती है एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है, इसी को तो इंप्लांटेशन बोलते हैं। इट अकर्स फ्रॉम द साइड अपोजिट टू द इनर सेल मास in blastocyst. It occurs from the side opposite to the inner cell mass in blastocyst. ये गलत है बच्चों। इम्प्लांटेशन अगर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल इम्प्लांटेशन अगर कभी भी होगा इस तरीके से, आपको पता है एंडोमेट्रियम होगा फीमेल के अंदर, तो अगर बच्चों यहाँ पर जाकर हमारा ब्लास्टोसिस्ट लग रहा है, तो जो इनर सेल मास है वो इस साइड होगा, ना कि अपोजिट साइड टू द इनर सेल मास। भाई इनर सेल मास वाला पोर्शन अंदर की तरफ होगा, ना कि बाहर की तरफ। ये गलत दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। मिल्क सिक्रेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश वाइल मिल्क इजेक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ डैश। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें आपको दो चीजों के आंसर मिलेंगे कि मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन कौन है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन कौन है। यस, मिल्क सिक्रेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो कि मिल्क का सिक्रीशन करवाता है। प्रोलैक्टिन वो हार्मोन होता है जो कि मिल्क का क्या करवाता है बच्चों? सिक्रीशन करवाता है। ये बात याद रखोगे आप। मिल्क के सिक्रीशन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसे प्रोलैक्टिन बोलते हैं। यस, पार्ट क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान उस पर नेगेटिव फीडबैक रहता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, लेकिन प्रेगनेंसी के एंड में आते रहते वो फीडबैक क्या होता है, कम हो जाता है और प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब ये बोला जाता है कि 15 से 20 टाइम्स कई बार तो एक लैक्टेटिंग वुमेन में अमाउंट बढ़ जाता है प्रोलैक्टिन का विद रिस्पेक्ट टू नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। और मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को दो नाम से जाना जाता है। ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बच्चों मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं, और साथ ही साथ इसको बर्थ हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों भाई? याद करो, पार्चुरेशन के टाइम पर बायोमेट्रिक में विग्रस कॉन्ट्रैक्शन कौन स्टिमुलेट करेगा? ऑक्सीटोसिन। मिल्क इजेक्शन में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीटोसिन। इस वजह से तो प्रोलैक्टिन ऑक्सीटोसिन फर्स्ट ऑप्शन ही सही है। वैसोप्रेसिन बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है जो कि क्या करेगा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर and electrolytes from what? From collecting duct. प्रोलैक्टिन का आपको पता ही है, ऑक्सीटोसिन का मैंने बता दिया। एफएसएच क्या करवाता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स।
एफएसएच क्या करवाएगा बच्चों? फॉलिकल्स की डेवलपमेंट को करवाएगा। ठीक है बात। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है बच्चों? प्रेगनेंसी हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन की बात करें, फीमेल मेन सेक्स हार्मोन है। राइट, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन इज रिच इन। प्लेसेंटा जो प्रेजेंट होती है ह्यूमन में, उसके रिस्पेक्ट में, इन्वॉल्विंग यॉर्क सैक एंड कोरियोन। भाई प्लेसेंटा की बात करें तो ह्यूमन की में कोरियोन तो होता है लेकिन यॉर्क सैक नहीं होता पर्टिकुलरली। ये तो सही नहीं है। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन बैरियर बिटवीन फीटल एंड मेटरनल टिश्यूज। 3 बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। फीटल साइड के तीनों बैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। अब इन बैरियर्स का क्या मतलब है? बैरियर्स का देखो सिंपल सा मतलब ये है, जैसे मदर की साइड की बात करें तो मदर की साइड में बच्चों क्या होगा? ब्लड वेसल के एंडोमेट्रियम होगी। ठीक है, देन कनेक्टिव टिश्यू होना चाहिए, और देन बच्चों एपिथेलियम होना चाहिए। तो ये मदर के साइड के बैरियर हैं। ठीक है, और सेम फीटर साइड से भी होंगे। 3 बैरियर दोनों साइड से होते हैं। देखो एपिथेलियम एक मदर की साइड का हो गया, एक फीटर साइड का हो गया। कनेक्टिव टिश्यू मदर साइड का, फीटर साइड का। एंडोमेट्रियम लिख दिया, सॉरी बच्चों, एंडोथीलियल। कनेक्टिव टिश्यू, यस यस, फिर से बताता हूं मैं। एपिथेलियम मदर साइड का, फीटर साइड का। कनेक्टिव टिश्यू मदर साइड का, फीटर साइड का। देन एंडोथीलियम आना चाहिए। एंडोमेट्रियम लिख दिया मैंने गलती से। एंडोथीलियम ब्लड वेसल की कवरिंग को सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम बनाता है, क्या बोलते हैं? एंडोथीलियम। मदर साइड का, फीटर साइड का। ठीक है, अब फीटर साइड के ये तीनों प्रेजेंट होते हैं लेकिन मदर साइड का तीनों नहीं होता। तो मदर वाले ब्लड में फीटर साइड का प्लेसेंटा बात कर रहा होता है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि 3 ही बैरियर्स प्रेजेंट है। और इसलिए देखो हमारी प्लेसेंटा को बोला जाता है हीमोकोरियल प्लेसेंटा। कोरियल क्योंकि कोरियोनिक वाला पोर्शन क्या है? फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा। और हीमो क्योंकि इधर मदर की साइड में ब्लड ही है। नॉन डेसिडुअस एज नो पार्ट ऑफ यूट्राइन पोर्शन इज ब्रोकन ऑफ। यस, नॉन डेसिडुअस एज नो पार्ट ऑफ यूट्राइन पोर्शन इज ब्रोकन ऑफ। गलत बात है बच्चों। डेसिडुअस होते हैं ना टेम्पोरेरी, हमारी प्लेसेंटा डेसिडुआ होती है, या डेसिडुअस होती है मतलब टेम्पोरेरी। जब पार्चुरेशन होता है तो वो बाहर आ जाती है, तो ये गलत दे रखा है। Having chorionic villi initially distributed uniformly all over the surface but later getting confined to a disc-like area। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बोला जाता है हमारी जो प्लेसेंटा है बच्चों, इनिशियली देखो कोरियोनिक विलाई चारों तरफ होती है, मतलब इनिशियली हमारी जो प्लेसेंटा होती है वो डिफ्यूज फॉर्म में होती है, मतलब चारों तरफ है कोरियोनिक विलाई। बट बाद में वो खाली एक एरिया में रह जाती है, मेटा डिस्कॉइडल बन जाती है। बाद में कैसी बन जाती है हमारी प्लेसेंटा? मेटा डिस्कॉइडल, एक डिस्क शेप की रह जाती है एक ही साइड में। याद रखना, इनिशियली हमारी प्लेसेंटा डिफ्यूज टाइप की होती है क्योंकि कोरियोनिक विलाई चारों तरफ फैली हुई होती है, बाद में एक डिस्क लाइक रह जाती है कोने पे, तो उसे मेटा डिस्कॉइडल बोलते हैं। 4th ऑप्शन सही। अब इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, विच फैक्ट अबाउट द मेमोरी ग्लैंड्स इन ह्यूमन इज फॉल्स। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बच्चों, इनमें से कौन सा फैक्ट मेमोरी ग्लैंड की अगर रिस्पेक्ट में बात करें ह्यूमन में गलत होगा? इट इज अ मॉडिफाइड सुडोरीफेरस ग्लैंड। बच्चों ये मॉडिफाइड सुडोरीफेरस ग्लैंड होती है। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। सुडोरीफेरस ग्लैंड का मतलब क्या है? दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। तो हमारे जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है दीज आर व्हाट? मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स आर पेयर्ड स्ट्रक्चर। बच्चों ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर्स। इन दिस मिल्क इज टेम्पोरेरीली स्टोर्ड इन मेमोरी डक्ट। बच्चों ये वाला गलत दे रखा है। मिल्क टेम्परेरीली स्टोर होता है मेमोरी एम्प्यूला में, जिसको हम लैक्टिफेरस साइनस भी बोलते हैं। मिल्क टेम्परेरीली स्टोर कहां पर होगा? लैक्टिफेरस साइनस में या फिर मेमोरी एम्प्यूला में, राइट? तो ये गलत दे रखा है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स ईच कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वेलाई। सही बात है गलत बात है? बिल्कुल सही बात है भाई। ग्लैंडुलर टिश्यू की बात करें तो वो डिवाइडेड होता है 15 to 20 मेमोरी लोब्स के अंदर, इसके अंदर एल्वेलाई होती है और यही मिल्क को सिक्रीट करती हैं। एंड दीज आर लाइक लंग्स एल्वेलाई, उसी के जैसा अपीयरेंस होता है इसलिए नाम पड़ा है एल्वेलाई। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा आंसर? ऑप्शन नंबर 3। अब इसको देखो बच्चों, ड्यूरिंग द इरेक्शन ऑफ पेनिस मसल्स ऑफ पेनिस बिकम। पेनिस के इरेक्शन के दौरान पर मसल्स ऑफ पेनिस में क्या चेंजेस आएंगे? तो इसको सिंपली समझते हैं। देखो
जब भी सेक्सुअल अराउजल होगा बच्चों, जब भी सेक्सुअल अराउजल होगा या सेक्सुअल स्टिमुलेशन होगा किसी भी मेल को, तो पैरासिम्पथेटिक डिवीजन एक्टिवेट हो जाता है। हमारे एएनएस का पैरासिम्पथेटिक डिवीजन बच्चों क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और पैरासिम्पथेटिक डिवीजन के एक्टिवेट होने के बाद एनओ रिलीज होता है जो कि है वैसोडाइलेटर, जो कि क्या है बच्चों, वैसोडाइलेटर है। अब ये क्या करता है बच्चों, ये जो पेनिस है, पेनिस के अंदर इरेक्टाइल टिश्यू होता है, इरेक्टाइल टिश्यू में क्या होती है, ब्लड के साइनसेस होती हैं, तो वहां की आर्टरियोल्स को डायलेट करेगा, वहां की आर्टरियोल्स को क्या करेगा, डायलेट करेगा। अब यार डायलेशन हो रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है, तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना पड़ेगा। भाई एक बात सिंपल से समझो ना, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है साइज छोटा होता है, मसल्स रिलैक्स करती है साइज बड़ा होगा, तो ब्लड साइनस में ज्यादा से ज्यादा ब्लड भरना है, जितना ज्यादा ब्लड रश होगा उतना अच्छे से पेनिस हार्ड और इरेक्ट होगा, मतलब इरेक्शन होगा। तो बेसिकली मसल्स क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है। इस टाइम पे रिलैक्स होने की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स का जो आर्टरियोल्स है कहां पर, पेनिस के अंदर, उनका डायमीटर बढ़ेगा, ज्यादा से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो इरेक्शन हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, अफेक्ट नहीं होंगे, भाई बिल्कुल अफेक्ट होता है, कैन नॉट बी सेड, नहीं हमारे पास प्रॉपर आंसर, रिलैक्स हो जाएगा मसल्स, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी और हमारी आर्टरियोल्स डायलेट हो जाएंगे, इससे ज्यादा ज्यादा ब्लड रश करेगा। तो करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों इसके साथ हमने यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। तो सीयूईटी एग्जाम के लिए आपको सिंपली क्या याद रखना है, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कवर करनी है। वन शॉट वीडियोस अवेलेबल है ऑलरेडी हमारे चैनल पे, आप उनसे पढ़ सकते हो और इन क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आप कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आई होप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका रुक नहीं सकता, चाहे वो सीयूईटी हो चाहे कोई भी हो। तो इस अप्रोच को लाना, कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड करके जाना एग्जाम में और हर ऑप्शन को रीड करके अच्छे से मार्क करना। राइट, थैंक यू।